एग्जाम खत्म होने के बाद सबको इंतजार रहता है तो एक लंबी वेकेशन का, छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां। और ऐसे ही रमेश नाम का एक लड़का था जो मुंबई में अपनी 9वीं के एग्जाम खत्म करके अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए अपने गांव पूना जा रहा था। लेकिन किसे पता था कि ये रमेश की आखिरी छुट्टियां थी। रमेश, जो मुंबई में रहने वाला एक सीधा साधारण लड़का, अपनी 9वीं के एग्जाम खत्म करते ही अपने गांव पूना में अपनी गर्मियों की छुट्टियां मौज से बिताने के लिए निकल पड़ा था। पूना में रमेश के दादा दादी और चाचा चाची रहते थे और उसका छोटा भाई बंटी भी था। बंटी उससे उम्र में 2 साल छोटा था। रमेश गांव के अंदर पहुंच चुका था। सफर का मजा लेते लेते रमेश थोड़ा सा थक सा गया था। उसे लेने के लिए गांव के चौबारे पे बंटी आया हुआ था। बंटी ने रमेश को देखा और बंटी ने रमेश को पुकार दिया, रमेश भैया, यहां यहां। रमेश ने वो पुकार सुनी। रमेश ने बंटी को देख लिया। अरे भैया, कैसे हो? बंटी बोला। सब ठीक है छोटे, तू कैसा है? सब मजे में तो चल रहा है ना? और तेरी 7वीं की एग्जाम कैसे रही? हाँ भैया, सब कुछ ठीक है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है, बंटी बोला। और बाकी घर में सब कैसे? कुछ नहीं भैया, सब मस्त चल रहा है। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत सही चल रहा हूं, रमेश बोला। और दोनों घर की ओर निकल पड़े। दोपहर का वक्त था। बहुत धूप लग रही थी, इसलिए बंटी ने एक छोटा सा रास्ता बनाया। रमेश को वह दूसरे रास्ते से लेते चला, जो रास्ता रमेश ने पहले कभी नहीं देखा। थोड़ा देर चलते चलते वहां पे एक किसी का टूटा फूटा हुआ सा घर दिखा। रमेश ने बंटी से पूछा कि बंटी, ये घर और ये रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। भैया, ये रास्ता सीधा घर की ओर जाता है, मतलब हम जल्दी घर पहुंचेंगे। और उस घर की ओर मत देखिए, मम्मी पापा ने कहा कि उस घर के पास भी ना जाइए। तो छोड़िए ना, जाने दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अरे बंटी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हुआ उस घर में? मम्मी पापा कहते कि वहां पे कोई औरत है जो मार डालती है। औरत है जो मार डालती है? हाँ भैया, मतलब कुछ भूत जैसा है वहां पे। भूत? और यहाँ पे? अरे ये सब पुराने ख्यालात है। देखो, मैं तो मुंबई में रहता हूं और रात रात भर हम लोग कभी कभी बाहर घूमते हैं, हमें तो कभी भूत नहीं दिखाई देता, रमेश बोले। बंटी ने कहा, भैया मुझे वो सब पता नहीं है, लेकिन अभी आप यहाँ से चलते हैं हम यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, रमेश बोला। अरे अरे, डरो मत, चलो। ऐसा करके वो दोनों घर की ओर निकल पड़े। घर पहुंचते ही सबने रमेश का स्वागत किया, अपने हाल हवाल पूछे। रमेश ने सबके पांव छू के उनसे आशीर्वाद लिया। कुछ देर वही उन सब ने और रमेश ने बातें की, यहां वहां की बातें, अपने घर की बातें। रमेश छुट्टियों के लिए आया था, इसलिए दादा दादी ने कहा कि अभी सफर से आए हो, थोड़ा नहा लो, फिर जाओ घूमने। रमेश बोला, ठीक है जाता हूं। फिर रमेश नहा धो के फिर से बंटी को लेके निकल पड़ा। वो बोला कि चलो थोड़ा खेतों में घूम के आते हैं। बंटी बोला, ठीक है चलो भैया। तो दोनों खेलने के लिए बाहर चले गए। नदियों के किनारे घूमे, अपने खेतों में जाके आए और अपने गांव के दोस्तों को मिलके रमेश बहुत खुश हो गया। अपने गांव के दोस्तों को मिलके रमेश ने यहां वहां की बातें भी की, स्कूल की बातें, घर की बातें, यहां वहां की बातें करने लगे। ये सब करते करते उन्हें वक्त का कोई लिहाज ही नहीं रहा। बहुत रात हो चुकी थी और घर लौटने के लिए उन्हें बहुत वक्त लगता था। वही वक्त ना लगे इसलिए फिर से रमेश और बंटी ने वही सुबह वाला रास्ता अपनाया, एकदम सुनसान।
रात के 8:30-9 बजे का वक्त होगा। दोनों को भूख भी लगी थी, इसलिए वो घर के लिए चले पड़े। चलते चलते अचानक रमेश को जोर से सुसु को आ गई। रमेश ने बंटी से कहा कि छोटे थोड़ा देर रुक जा यार, मैं जरा अब भी आया। भैया आप कहां जा रहे हो? अरे यार समझना, थोड़ा देर रुक जा। भैया आपको भी यहीं पे सुसु आई थी? बंटी बोला। अरे यार अभी ये भी कोई सिग्नल देके आने वाली चीज है, थोड़ा देर रुक जा यार, आ गई है। बंटी बोला भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। रमेश बोला कुछ नहीं होगा यार, थोड़ा देर रुक जा। रमेश वहां पे सुसु करने ही वाला होता है, तभी अचानक से एक आवाज आती है। बंटी डर जाता है। भैया भैया ये कौन चिल्लाया? भैया जल्दी जल्दी घर पे चलो। बंटी बहुत डर चुका होता है, लेकिन 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 रमेश उस घर की खिड़की और जैसे मानो उसने किसी को देख लिया हो। बिना डरे वो बस देखे ही जा रहा है, उस खिड़की की ओर देखे ही जा रहा है। और बंटी जोर से चिल्ला रहा है भैया 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 जल्दी जल्दी यहां से चलो भैया। दोनों की सांसें जिसे थम सी गई हो, लेकिन बंटी की एक भी पुकार रमेश के कान तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे रमेश को किसी ने वश में कर लिया हो। रमेश वहीं पे खिड़की की ओर एक तक देखे ही जा रहा था। बंटी ने जोर से आवाज लगाई भैया भैया जल्दी चलो यहां से। रमेश के जैसे कोई नींद खुल गई हो। दोनों वहां से भागते भागते निकल गए। दोनों भागते भागते घर की ओर पहुंच गए। दोनों की सांसें तेज हो रही थी, दोनों जैसे हाफ रहे हो। घर की ओर रुकते ही बंटी तो पूरा डर गया था। और दोनों को हाफते हुए देख के दादी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, इतना डर डर के कहां से आ रहे हो? हाँ देखो कैसे हाफ रहे हो। बैठ जाओ पानी पी लो यहां पे। दोनों की सांसें पूरी तेज हो चुकी थी। थोड़ी देर दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं, कौन चिल्लाया था वहां। दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। दोनों डर चुके थे, दोनों की सांसें तेज हो गई थी। थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद उनकी दादी ने उनसे पूछा कि बच्चों क्या हो गया, इतना डर गए थे तुम? हाँ क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे। दादी ने उनसे बहुत सवाल पूछे। दोनों बहुत डरे हुए थे। बंटी तो मानो जैसे सहम सा गया हो। रमेश ने वो बात सब बता दी। रमेश ने बताया कि दादी हमें बहुत लेट हो चुका था और भूख भी लग रही थी और खाने का वक्त भी हो गया था, और अगर हम दूसरे रास्ते से आते तो हमें शायद लेट हो जाता था। इसलिए हम वो जो गिरा वाला घर है देखो, जहाँ पे बोलते हैं कि भूत रहता है या फिर कोई है, हम वहां से आ रहे थे और मुझे सुसु आई तो मैं वहीं पे साइड में थोड़ा रुक गया और वहां से अचानक से कोई औरत चिल्लाई, तो इसलिए हम लोग दौड़ते दौड़ते आ गए। दादी कुछ है क्या वहां पे? ये सारी बातें सुनने के बाद दादी ने बताया कि बेटा वहां से क्यों आए तुम? वो रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बच्चों ने तो वहां पे जाना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत थी तुम्हें जाने की वहां पे? दादी की चिंता बढ़ गई थी। ये उनके शब्दों से बखूबी नजर आ रहा था। दादी ने बताया कि वहां पे एक विमल नाम की औरत रहती थी। वैसे विमल अच्छे खानदान से थी, लेकिन यहां पे उसे पति दारू पी के रोज मारता था। उसका पति बहुत पीता था और पीने के बाद वो उसे मारता था, और उसके सास ससुर भी उसी पे बहुत सारा जुल्म ढाते थे। एक बार उसने उनके सबके सामने खुद को आग लगा के उनको श्राप दे दिया कि मेरे मरने के बाद भी आप यहाँ पे चैन से नहीं जी पाओगे, और यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी आने की जुर्रत करेगा, उसे मैं मार डालूंगी। ऐसा श्राप देके विमल ने सबके सामने, पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को आग लगा के वहीं पे अपना जीवन त्याग दिया था।
कहते हैं रोज रात को उसकी आहट वहां पे सुनाई देती है, उसकी किर्राहट, उसकी जोर का आक्रोश वहां पे सुनाई देता है, और वहां पे कोई भी जाता है वो जिंदा लौट के नहीं आता है। आइंदा से तुम दोनों वहां पे मत जाना, ठीक है? दादी ने गुस्से से कहा। ये सब बात सुन के रमेश को राहत नहीं मिल रही थी। न जाने उसे क्यों वहां पे फिर से जाने का मन हो रहा था। ये क्या बात चालू है? आखिर भूत होते भी है या फिर ये झूठ है? आखिर वो है क्या? रमेश ठहरा मुंबई का लड़का, जिसे ये बातें इसके समझ के परे थी। वो उन बातों को समझना चाहता था, उसे थोड़ा और गौर से, उसे और थोड़ा पास से देखना चाहता था। इसलिए खाते वक्त भी रमेश का ध्यान कहीं और ही था। सबका खाना हुआ और रात को सब शांति से सो गए। बंटी डर गया था तो बंटी अपने मम्मी पापा के पास सो गया, और रमेश ना जानो उसकी नींद ही परे हुई थी उससे। वो कहानी जिसे उसे देखना ही हो। क्या सच में चुड़ैल होती है? क्या सच में भूत होते हैं? क्या ऐसे कोई जान भी ली जा सकती है? ऐसे सोचते सोचते रमेश भी सो गया। दूसरे दिन सुबह वो किसी को बिना बताए, बंटी को भी बिना बताए, अपने कुत्ते को लेके वहां पे निकल गया। उसने उसके घर के चारों ओर देखा। घर पूरा तहस महस हो चुका था। उसके अंदर न मानो जैसे सब कुछ था, लेकिन सब बिखरा हुआ। डर से शायद चोर भी वहां पे आने से डरते थे। रमेश घर के अंदर गया। रमेश के साथ रमेश का कुत्ता भी अंदर गया, और उसका कुत्ता अंदर जाते ही दीवार की एक ओर न जाने उसने कुछ देख लिया हो, वैसे भोंकता ही चला गया। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि मोती भौंक क्यों रहा है। उसने मोती पे चिल्लाया, मोती भौंको मत। अचानक से मोती को वहां पे कुछ काटा और मोती वहां से भाग पड़ा। मोती भाग पड़ा इसलिए रमेश भी भाग पड़ा। रमेश और मोती दोनों भागते घर पे गए, और वहीं पे जाके मोती ने दम तोड़ दिया। गौर से देखा तो मोती को वहां पे सांप काट चुका था। ऐसे मोती को पड़ा हुआ देख दादी और बाकी के घर वाले सब रमेश पे चिल्ला पड़े कि कहां गए थे तुम? ये मोती यहां पे मरा पड़ा क्यों है? क्या काटा इसको? रमेश ने डरते डरते सब बता दिया कि मैं उस घर के पास गया था जस्ट देखने कि वहां पे सच में कोई है कि या फिर सब झूठ कहानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं मोती को लेके वहां पे गया, और शायद मोती को वहां पे सांप काट लिया। तो दादी जोर से चिल्लाई कि वहां पे सांप नहीं काटा है, ये विमल ही है जो बता रही है कि मेरे घर की ओर या फिर मेरे रास्ते की ओर मत आया करो। ये संदेश है। दादी की ये बात रमेश को फिर भी पसंद नहीं आई। मानो जैसे उसे कुछ देखना ही था। उसे वो भूत सच में अपने आंखों के सामने देखना था। तो 2 दिन रमेश ने उस घर के बारे में या फिर कुछ भूत के बारे में कहीं बात ही नहीं की। रमेश ने सोचा कि थोड़ा माहौल शांत होने मैं रात को ही जाके देखूंगा। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए, और आखिरकार एक दिन रात को खाना खाने के बाद सब सो पड़े। सब सोने के बाद रमेश चुपके से घर के बाहर निकल गया। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। एक टॉर्च के सहारे वो इस रात में उस घर की ओर निकल पड़ा था।
रमेश उस घर के बाहर पहुंच गया और उस घर के अंदर घुसने से पहले रमेश ने कहा कि आज आज तो तुझको देख लूंगा मैं। कौन है तू? तुझे सामने सामने देख के मैं तेरा भूत ही निकाल दूं। बहुत डरा रही है ना तू सबको। मुझे डरा के दिखा आज, फिर मानू। और ऐसा बोल के रमेश उस घर की ओर चल पड़ा। सब कुछ बिखरा हुआ था। उस घर का दरवाजा खुला, खिड़की खोली। रमेश यहां वहां देख ही रहा था। अचानक से उसके पैर के बीच में कुछ आ पड़ा, इसलिए वो गिर गया और उसकी टॉर्च भी गिर गई। वो टॉर्च उठाने के लिए रमेश आगे बढ़ गया। थोड़ा सा डर गया था। उसने जैसे तैसे वो टॉर्च उठाई और टॉर्च उठाते ही देखता है तो रमेश के सामने एक जली हुई औरत विमल खड़ी थी। उसे देखकर रमेश जगह पे शांत हो गया। दूसरे दिन सुबह हुई। सब रमेश को ढूंढने लगे। उसकी दादा दादी, बंटी, चाचा चाची, हर जगह सब रमेश को ढूंढ रहे थे। अचानक से गांव से बहुत चिल्लाने की आवाज आई कि सब गांव वाले उस घर की ओर दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। रमेश के चाचा ने एक आदमी से पूछा कि क्या हुआ। तो रमेश के चाचा को उस आदमी ने बताया कि उस घर के पास कोई लड़का है। तो ये सुन के सब लोग जैसे डर गए। क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आया। सब लोग भागते भागते वहां पे पहुंच गए। तो वहां पे उसी घर के पीछे खून से लथपथ रमेश की लाश मिली। रमेश की लाश देख के सब लोग जैसे डर गए। रमेश के चाचा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के रमेश को वहां से उठाना चाहा। वहां से उठाते ही रमेश की पीठ पे पूरा खून से लथपथ घाव मिले। और वहीं पे जिस पत्थर पे रमेश की बॉडी मिली, उसी पत्थर पे लिखा हुआ था, मैं अभी जिंदा हूं।